वेलकम टू प्रिपरेशन ट्यूटर। हाय दोस्तों, मैं आकाश कुमार और आज से हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का इतिहास। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, पाषाण युग जो है यह इतिहास का वह काल है जब मानव जीवन पत्थरों संस्कृत पाषाण पर अत्यधिक आश्रित था। उदाहरण के लिए जो है, पत्थरों से शिकार करना, पत्थरों की गुफाओं में शरण लेना, पत्थरों से आग पैदा करना इत्यादि। दोबारा हम रिपीट करते हैं। पाषाण युग जो है इतिहास का वह काल है जब मानव जीवन पत्थरों यानी संस्कृत यानी पाषाण पर अत्यधिक आश्रित था। उदाहरण के लिए पत्थरों से जैसे शिकार करना, पत्थरों की गुफाओं में शरण लेना, पत्थरों से आग पैदा करना इत्यादि, ये सब जो थे पाषाण युग के इतिहास काल हैं। और अगला है जो पाषाण युग के अगला जो है पाषाण युग के 3 चरण माने जाते हैं। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा जो है नवपाषाण काल, जो मानव इतिहास के आरंभ है 25 लाख जो है साल पूर्व से लेकर कांस्य युग तक फैला हुआ है। यह जो है पाषाण युग के 3 चरण माने जाते हैं। पहला जो है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा जो है नवपाषाण काल, जो मानव इतिहास के आरंभ में 25 लाख साल पूर्व से लेकर कांस्य युग तक फैला हुआ है। और आगे है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो है 20 से 25 लाख साल से 12,000 साल पूर्व तक भारत में इसके अवशेष सोहन बेलन तथा नर्मदा नदी घाट से प्राप्त हुए हैं। भोपाल के पास स्थित जो है भीमबेटका चित्रित नामक चित्रित गुफाएं, शैलाश्रय तथा अनेक कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं। यह जो है पूरा पाषाण काल, यह जो है 25 से 20 लाख साल पहले यानी कि 12,000 साल पूर्व तक भारत से इसके अवशेष सोहन बेलन तथा नर्मदा नदी घाट में प्राप्त हुए हैं। भोपाल के पास स्थित भीमबेटका नामक चित्रित गुफाएं जैसे शैलाश्रय अनेक कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं। और अगला जो है कि मध्य पाषाण काल जो है, मध्य पाषाण काल 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पूर्व तक इस युग को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण युग भी कहा जाता है। इस काल में हाथ से बने अथवा प्राकृतिक वस्तुओं का हथियार, औजार जैसे धनुष, तीर के रूप में उपयोग किए जाते थे। मध्य पाषाण काल जो है यह 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पूर्व तक इस युग को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण युग भी कहा जाता है। इस काल में हाथ से बने अथवा प्राकृतिक वस्तुओं का हथियार, औजार, धनुष, तीर के रूप में उपयोग किए जाते थे। और अगला जो है कि आगे बढ़ते हैं हम। अब यह होता है नवपाषाण काल। तीसरा जो है नवपाषाण काल, इसे कहते हैं नियोलिथिक इरा। यह जो है 10,000 साल से लेके 3300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में खेती जो है कि शिकार एवं खाद्य मछली का शिकार और पशुपालन किया जाता था। नवपाषाण काल जो है यह 10,000 साल से 3300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में खेती जो है शिकार एवं खाद्य संग्रह, मछली का शिकार और पशुपालन किया जाता था। और आगे बढ़ते हैं पूरा पाषाण युग। पूरा पाषाण युग जो है यह 7,000 से 3,000 ईसा पूर्व का समय माना गया है। इसे जो है पूरा पाषाण युग को 7,000 से 3,000 ईसा पूर्व का समय माना गया है। और अगला है कि कांस्य युग जो है, कांस्य युग 3,000 से 1,300 ईसा पूर्व का समय माना गया है। कांस्य युग को जो है 3,000 से 1,300 ईसा पूर्व का समय माना गया है। और अगला जो है युग लौह जो है यह 1200 से 1226 ईसा पूर्व का समय माना गया है। इसे युग लौह को जो है यह 1200 से 1226 का समय माना गया है। और आगे बढ़ते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक है। अब हम पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है जिसका आरंभ काल लगभग 3300 ईसा पूर्व से माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है जिसका आरंभ काल लगभग 3300 ईसा पूर्व से माना जाता है। और अगला है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता भारत
अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के पश्चिमोत्तर भागों के साथ साथ अब पाकिस्तान में भी सिंधु और घग्गर हकड़ा नदी घाटियों में साथ स्थित थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी भारत, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के पश्चिमोत्तर भागों के साथ साथ अब पाकिस्तान में सिंधु और घग्गर हकड़ा नदी घाटियों में साथ स्थित थी। और आगे बढ़ते हैं हम। पुरातत्व प्रमाणों के आधार पर 1700 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता का अकस्मात पतन हो गया। पुरातत्व प्रमाणों के आधार पर 1700 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता का अकस्मात पतन हो गया है। और आगे है सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन यह दयाराम साहनी की देखरेख में हड़प्पा 1921 में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन दयाराम साहनी की देखरेख हड़प्पा में 1921 में हुआ था। और अगला है मोहनजोदड़ो का उत्खनन। मोहनजोदड़ो का उत्खनन आर.डी. बनर्जी की देखरेख में 1922 में शुरू हुआ था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन आर.डी. बनर्जी की देखरेख में 1922 में शुरू हुआ था। और आगे है लोथल का उत्खनन। लोथल का उत्खनन एस.आर. राव की देखरेख में 1957 में हुआ था। अगला है लोथल का उत्खनन एस.आर. राव की देखरेख में 1957 में हुआ था। और अगला है सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युग की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता थी एक कांस्य युग सभ्यता थी। और आगे है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में हड़प्पा पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान एवं धौलावीरा गुजरात। ये है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में थी हड़प्पा पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान एवं धौलावीरा गुजरात में है स्थित। और अगला है और आगे है सिंधु घाटी मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 प्राचीन शहरी सबसे बड़ी सभ्यताओं की घर थी। यह सिंधु घाटी मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 प्राचीन सबसे बड़ी सभ्यताओं की घर थी। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 प्राचीन शहरी सबसे बड़ी सभ्यताओं की घर थी। और आगे है प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता सबसे प्रारंभिक सभ्यता है जिसका संबंध आर्यों के आगमन से है। इसका नामकरण आर्यों के प्रारंभिक साहित्य वेदों के नाम पर किया गया है। प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता सबसे प्रारंभिक सभ्यता है जिसका संबंध आर्यों के आगमन से है। इसका नामकरण आर्यों के प्रारंभिक साहित्य वेदों के नाम से किया गया है। और आगे बढ़ते हैं। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की भाषा थी संस्कृत थी और धर्म वैदिक धर्म या सनातन धर्म के नाम से प्रसिद्ध था। बाद में विदेशी आक्रांताओं द्वारा इस धर्म का नाम हिंदू पड़ा था। आर्यों की भाषा थी संस्कृत थी, धर्म और वैदिक धर्म या सनातन धर्म के नाम से प्रसिद्ध था। यह बाद में विदेशी आक्रांताओं द्वारा इस धर्म का नाम हिंदू पड़ा। और आगे बढ़ते हैं हम। वैदिक काल यह 1750 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। वैदिक काल में 1750 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। तो चलिए देखते हैं हम। वैदिक काल 1750 ईसा पूर्व वह युग था जब हिंदू धर्म के सबसे पुराने शास्त्र वेदों की रचना हुई। वैदिक काल यह 1750 ईसा पूर्व का वह युग है जब हिंदू धर्म के सबसे पुराने शास्त्र वेदों की रचना हुई। और आगे है कि
ये जो है कई बार रिपीट किया गया है, इसे याद करने के लिए आपको बहुत ही आसान समय लगेगा। वैदिक काल के प्रारंभिक भाग के दौरान आर्य उनके विशिष्ट धार्मिक परंपराओं के साथ उत्तर भारत में बसे थे। वैदिक काल के प्रारंभिक भाग के दौरान आर्य उनके विशिष्ट धार्मिक परंपराओं के साथ उत्तर भारत में बसे थे। और अगला है, वैदिक साहित्यों में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद जो है शामिल हैं। वैदिक साहित्यों में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद शामिल हैं। और आगे है, वैदिक साहित्य भारतीय संस्कृति के प्राचीनतम स्वरूप पर प्रकाश डालने वाला तथा विश्व का प्राचीनतम साहित्य है। वैदिक साहित्य जो है भारतीय संस्कृति के प्राचीनतम स्वरूप पर प्रकाश डालने वाला तथा विश्व का प्राचीनतम साहित्य है। और आगे है, ऋग्वेद में जो है भजन का एक संग्रह है। यह 10 मंडलों में विभाजित है। ऋग्वेद में भजन का एक संग्रह है जो 10 मंडल में विभाजित है। और अगला है जो है, सामवेद गाने या फार्मूले का एक संग्रह है जिसे 2 भाग कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद में बांटा गया है। सामवेद गाने या फार्मूले का एक संग्रह है जिसे 2 भाग कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद में बांटा गया है। और आगे है, यजुर्वेद में यज्ञ विषयक मंत्रों का संग्रह है। इनका प्रयोग जो है यज्ञ के समय अधर्यु नामक पुरोहित किया करता था। यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं। यजुर्वेद में जो है यज्ञ विषयक मंत्रों का संग्रह है। इनका प्रयोग यज्ञ के समय अधर्यु नामक पुरोहित किया करता था। यजुर्वेद में 40 अध्याय भी हैं। और अगला है, आगे है, अथर्ववेद का यज्ञों में बहुत कम संबंध है। इसमें यजुर्वेद यानी कि आयुर्वेद संबंधित सामग्री अधिक है। अथर्ववेद में यज्ञों से बहुत कम संबंध है। इसमें आयुर्वेद संबंधी जो है सामग्री अधिक है। और आगे है, ब्राह्मण में यज्ञों के कर्म कांड का विस्तृत वर्णन है। साथ ही शब्दों की व्युत्पत्तियाँ तथा प्राचीन राजाओं और ऋषियों की कथाएं तथा सृष्टि संबंधी विचार हैं। हम ये रिपीट करते हैं कि ब्राह्मण में यज्ञों के कर्म कांड तथा विस्तृत वर्णों यानी कि वर्णन, साथ ही शब्दों की व्युत्पत्तियाँ तथा प्राचीन राजाओं तथा ऋषियों की कथाएं तथा सृष्टि संबंधी हैं। और आगे, अरण्यक का अध्यापन गांवों से दूर अरण्यक वनों में होता था, अतः इन्हें अरण्यक कहते हैं। अरण्यक मानी जंगल होता है। अरण्यक का अध्ययन जो है अध्यापन गांव से दूर अरण्यक वनों में होता था, अतः इन्हें अरण्यक भी कहते थे हैं। और आगे है, उपनिषदों में मानव जीवन और विश्व के गुरुतम प्रश्नों को सुलझाने का प्रयत्न किया गया है। ये भारतीय अध्यात्म शास्त्र के देदीप्यमान रत्न है। इनका मुख्य विषय ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन है। उपनिषदों में मानव जीवन और विश्व के गुरुतम प्रश्नों को सुलझाने का प्रयत्न किया गया है। ये भारतीय अध्यात्म शास्त्र के देदीप्यमान रत्न है। इनका मुख्य विषय ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन है। और अगला जो है कि इस अवधि के 2 महान ग्रंथ रामायण और महाभारत थे। इस अवधि के 2 महान ग्रंथ रामायण और महाभारत थे। और आगे है, इसे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस क्वेश्चन को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जैसे माना गया है। तो चलिए देखते हैं हम इसे। क्वेश्चन जो है, उत्तर वैदिक काल में इसे ब्राह्मणी देश या मध्य देश के नाम से जाना जाता था। उत्तर वैदिक काल में इसे यानी कि कई महान ऋषि मुनि जैसे भारद्वाज, गौतम, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र और वाल्मीकि आदि की तपोभूमि रहा है। उत्तर वैदिक काल में इसे ब्राह्मणी देश या मध्य देश के नाम से जाना जाता था। उत्तर वैदिक काल में कई महान ऋषि मुनियों जैसे भारद्वाज, गौतम, याज्ञवल्क्य
और वशिष्ठ, विश्वामित्र और वाल्मीकि आदि की तपोभूमि रहा है। और जो है कि कई पवित्र पुस्तकों की रचना भी यहीं हुई है। भारत के 2 मुख्य महाकाव्य रामायण और महाभारत की कथा भी यहीं की है। कई पवित्र पुस्तकों की रचना भी यहीं हुई है। भारत के 2 मुख्य महाकाव्य रामायण और महाभारत की कथा भी यहीं से शुरू हुई है, यानी कि है।